Yes. Hello students. This is Babita Pawar, Assistant Professor of Commerce. आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ हरियाणा में फर्स्ट चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंट्रोडक्शन। देखो बेटा ये चैप्टर हमारा जो कि हमने 12th क्लास में भी पढ़ा है बिजनेस एनवायरनमेंट बिल्कुल ऐसा ही है सेम। तो हम इसमें जस्ट ओवरव्यू लेंगे और थोड़ा सा हम स्पीड से करेंगे। क्या होता है बिजनेस? सबसे पहले हम बिजनेस का मीनिंग जानेंगे। बिजनेस क्या है, जिसको हम हिंदी में बात करें तो व्यवसाय। व्यवसाय का अर्थ उस क्रिया से है जिसमें कोई व्यस्त रहे, मीन्स कोई भी एक्टिविटी जिसमें वो काम कर रहा है, व्यस्त है। अगर हम आर्थिक दृष्टि से देखें, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो व्यवसाय का अर्थ उन सभी क्रियाओं से है जो मानव लाभ कमाने के उद्देश्य से करता है। इट मीन्स हर एक वो क्रिया जो कि लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है वह आर्थिक क्रिया बोली जाती है। इसलिए आर्थिक दृष्टि से बात करें तो व्यवसाय का अर्थ उन सभी क्रियाओं से है जो मनुष्य लाभ कमाने के उद्देश्य से करता है। यह मानवीय क्रिया कोई भी हो सकती है, चाहे वो प्रोडक्शन है, चाहे वो माइनिंग है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, सेल परचेज है, किसी भी टाइप की कोई भी एक्टिविटी हो सकती है। ठीक है। बिजनेस का मीनिंग किसी भी व्यक्ति से या व्यक्तियों के समूह के द्वारा अपनी आजीविका कमाने के लिए, इट मीन्स अपना जीवन यापन करने के लिए किए गए जितने भी प्रयत्न होते हैं वो सभी व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। मतलब कहने का क्या होता है कि बिजनेस के अंदर वो सभी एक्टिविटीज आएंगी जो कि लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाएंगी। ठीक है। चाहे अभी अभी मैंने बताया कि चाहे वह गुड्स का प्रोडक्शन है, चाहे वो गुड्स का परचेज करना है या सेल करना है, ठीक है, या कोई सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करना है। ठीक है। तो हर एक वो एक्टिविटी जिनसे किसी भी व्यक्ति को लाभ होता है या अपनी आजीविका कमाने के लिए कोई भी काम करता है तो वो उसकी क्या होगी? व्यवसायिक एक्टिविटी होगी। व्यवसाय में अगर हम बात करें तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए आज का जो हमारा टाइम है ना, अगर हम बात करें बेटा, आज का टाइम है, पहले क्या होता था, जैसे मैंने आप लोगों को मार्केटिंग में भी बताया था कि पहले गुड्स का प्रोडक्शन होता था, कम गुड्स का प्रोडक्शन होता था। ठीक है। इसलिए कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केट होती थी। परंतु आज के टाइम में अगर हमने बिजनेस करना है ना, तो सबसे पहले हमें कंज्यूमर को फोकस बनाना पड़ेगा। कंज्यूमर सेटिस्फाइड होगा तो ही हमारा बिजनेस आगे चल सकता है। अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं है तो हमारा बिजनेस नहीं चल सकता। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के साथ साथ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन पर भी ध्यान देना होगा। ठीक है। एक बिजनेस चाहे कितनी भी अच्छी क्वालिटी के गुड्स क्यों ना बना ले, चाहे उसका ब्रांड नेम कितना भी अच्छा क्यों ना हो, ठीक है, उसकी सेल तब बढ़ेगी जब उसका कस्टमर है जो वो सेटिस्फाइड होगा। ठीक है। जब तक कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा तब तक वो अपने बिजनेस का जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्न करना या मार्केट को ज्यादा से ज्यादा हिस्से पे कैप्चर करना, वो अपना पूरा नहीं कर सकता। ठीक है। इसलिए कोई भी बिजनेसमैन कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के बिना ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट अर्न कभी भी नहीं कर सकता। ठीक है। आज का जो चेंजिंग कंसेप्ट है बिजनेस का, यहाँ पे दो बातें आती हैं। मतलब क्या होता है कि बिजनेस और समाज आपस में बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप रखते हैं। ठीक है। बिजनेस समाज के हर एक पहलू को प्रभावित करता है और समाज भी बिजनेस को प्रभावित करता है। ठीक है। अगर हम बात करें व्यवसायिक एक्टिविटीज की, बिजनेस एक्टिविटीज की, चाहे वो सामाजिक दृष्टिकोण से है, सामाजिक मूल्यों, रीति रिवाजों और सोच के तरीकों से है, ठीक है, तो व्यवसाय को ही समाज की बदलती परिस्थितियों और समाज की बदलती जरूरतों के अनुसार बदलना पड़ता है। ठीक है। व्यवसाय की विचारधाराएं क्या हैं? पहले दो विचारधाराएं होंगी, एक तो पुरानी विचारधारा, दूसरा आधुनिक विचारधारा। पुराने विचारधारा में तो क्या था, अभी मैंने बताया कि ग्राहकों को लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति की जाती है। ठीक है।
आज से पहले क्या होता था, ज्यादा लाभ कमाना बिजनेस का ऑब्जेक्टिव था, परंतु कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। एचएल हैने क्या कहते हैं, बिजनेस उन सभी एक्टिविटीज को कहेंगे जो प्रोडक्शन और मीन्स उत्पादन व वस्तुओं के क्रय और विक्रय के द्वारा धन प्राप्त करने के लिए की जाती है। मीन्स जो नैरो कंसेप्ट है या ओल्ड कंसेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ ये कहता है कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करो, ठीक है, या सेल और परचेज करो, और सिर्फ किस उद्देश्य के लिए, धन कमाने के लिए के उद्देश्य से। इसमें कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन की तरफ किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं था, ठीक है। इसी प्रकार पीटरसन और फ्लोमेन क्या कहते हैं, वो भी यही कहते हैं कि बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें विभिन्न व्यक्ति आपसी लाभ के लिए मूल्यवान वस्तु और सेवाओं का विनिमय करते हैं। विनिमय का मतलब लेन देन करते हैं। इट मीन्स विभिन्न व्यक्ति अपने लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तु और सेवाओं का क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। परंतु जो आधुनिक विचारधारा है वो क्या कहती है, उसके अकॉर्डिंग कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन पर ज्यादा पर भी ध्यान दिया जाता है। इट मीन्स व्यवसाय का जो उद्देश्य है, लाभ कमाने का उद्देश्य है, वो उपभोक्ता संतुष्टि के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। आज का युग, आज जो है कंपटीशन का युग है, ठीक है। किसी भी बिजनेस यूनिट का अस्तित्व उपभोक्ता संतुष्टि के बिना संभव नहीं है, ठीक है। व्यवसाय से अभिप्राय वाणिज्य और उद्योग के संपूर्ण जटिल क्षेत्र से है। ये क्या कहते हैं, एफसी हुपर कहते हैं। वो क्या कहते हैं कि बिजनेस जो है वो एक व्होल ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य और उद्योग का एक संपूर्ण व जटिल क्षेत्र है। इसमें जितने भी आधारभूत उद्योग आते हैं, उनकी सहायक क्रियाएं हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने की क्रियाएं हैं, बैंकिंग है, बीमा है, ट्रांसपोर्ट की जितनी भी क्रियाएं हैं, वो सभी की सभी इसमें इंक्लूड होती हैं। इट मीन्स मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहता है, किसके अगेंस्ट, नैरो कंसेप्ट के अगेंस्ट वो क्या कहते हैं कि बिजनेस के अंदर वो सभी एक्टिविटीज आ जाएंगी, वही बिजनेस की या कॉमर्स की ऑल एक्टिविटीज या उद्योग के जितने भी क्षेत्र होते हैं वो सब आ जाएंगे, चाहे वो बैंकिंग क्षेत्र है, क्योंकि बैंक से अब मान लीजिएगा बिजनेस स्टार्ट करना है तो क्या होगा, बैंक से फाइनेंस कराना पड़ेगा, इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है, ठीक है, और छोटी छोटी एक्टिविटीज करनी है, तो वो सब के सब हमारे किसके अंदर होंगी, बिजनेस के अंदर इंक्लूड होंगी, ठीक है। कोई आ रहा है या जा रहा है। नेक्स्ट आता है पीटर एफ ड्रकर के अकॉर्डिंग, व्यवसाय का अभिप्राय उपभोक्ताओं का सृजन करना और बाजार के हिस्से का विस्तार करना है। देखो यहाँ पे मॉडर्न कंसेप्ट में व्यवसाय की जो डेफिनेशन है पीटर एफ ड्रकर ने जो दी है, वो क्या कहता है कि बिजनेस मीन्स टू क्रिएट कस्टमर्स। बिजनेस क्या है कि कस्टमर्स को बनाना है, बनाना मीन्स ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अपनी तरफ क्या करना है, अपनी तरफ खींचना है, ठीक है, और टू एक्सपेंड मार्केट शेयर्स, और मार्केट के शेयर को बढ़ाना है। मार्केट का शेयर कब बढ़ेगा, जब ज्यादा से ज्यादा कस्टमर हमारे साइड अट्रैक्ट होंगे, हमारे बिजनेस का जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको यूज करेंगे, तभी हमारा बिजनेस क्या हो सकता है, बढ़ सकता है और मार्केट में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा कैप्चर कर सकता है। नेक्स्ट होगा फिर मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, ठीक है। मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट में क्या कहता है कि व्यवसायिक वातावरण से अभिप्राय वो सभी एक्टिविटीज आएंगी जो एक व्यावसायिक संस्था के आसपास स्थित हैं और जो कि उसके काम को प्रभावित करते हैं। इट मीन्स जब एक बिजनेस तब तक जीवित रहेगा जब तक, और या फिर विकास करेगा जब तक वह अपने आप को अपने चारों तरफ जो व्यावसायिक वातावरण है उसके अनुकूल बनाएगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मतलब आज क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा एनवायरमेंट है कंटिन्यू चेंज होता जा रहा है, ठीक है। व्यवसायिक वातावरण में वो सभी घटनाएं आएंगी, वो सभी स्थितियां आएंगी और जिनका हमारे बिजनेस के ऊपर अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इट मीन्स हमारे बिजनेस के आसपास का वातावरण कैसा है, कैसे मीन्स हमारे बिजनेस को कौन कौन सी स्थितियां अफेक्ट करती हैं, कौन कौन सी घटनाएं अफेक्ट करती हैं, उन सभी का गहन अध्ययन करना ही हमारा व्यवसायिक वातावरण का एक उद्देश्य है, ठीक है। क्योंकि हमारे व्यवसायिक वातावरण कहते हैं, यहाँ पे इन्होंने एक वर्ड लिखा है कि व्यवसाय शून्य में काम नहीं करता। इट मीन जो हमारा बिजनेस है वो बिल्कुल जीरो में नहीं है। इसमें क्या है कि जितने भी आंतरिक और बाह्य तत्व होते हैं वो लगातार हमारे बिजनेस को
प्रभावित करते रहते हैं। मतलब इस कहने का है शून्य में काम नहीं करता है, इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि हमारे बिजनेस को कोई भी तत्व अफेक्ट नहीं करता। हमारे बिजनेस को हमारे बिजनेस का इंटरनल एनवायरनमेंट और हमारे बिजनेस का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों ही प्रभावित करते हैं। और ये लगा क्यों, और ये जो एनवायरनमेंट है दोनों ही कंटिन्यू चेंज होते रहते हैं। ठीक है। इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है, हमारे बिजनेस के अंदर की एक्टिविटीज क्या है, हमारे बिजनेस के रूल रेगुलेशंस क्या है, हमारे मैनेजमेंट कैसी है, ये सारी चीजें अफेक्ट करते हैं। जबकि बाह्य वातावरण में क्या आएंगे, हमारा आर्थिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण, सामाजिक सांस्कृतिक तकनीकी और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण, इस प्रकार से ये सारे वातावरण हमारे व्यवसायिक वातावरण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। तो देखो ये क्या कहता है कि अर्थर एम वीमर क्या कह रहे हैं, व्यवसायिक वातावरण में उन सभी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तथा संस्थागत दशाओं को शामिल किया जाता है जिनके अंतर्गत व्यवसायिक कार्यकलापों का संचालन किया जाता है। मतलब कहना क्या आता है, वो सभी एक्टिविटीज आएंगी जिनके अंतर्गत हमारी जो व्यवसायिक एक्टिविटीज हैं वो संचालित की जाएंगी। ठीक है। अब हमारा व्यवसायिक वातावरण के अंदर घटक कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे दो घटक होते हैं, एक इंटरनल एनवायरनमेंट और दूसरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है। इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन से घटक आएंगे, जैसे कि हमारा वित्तीय साधन, इट मीन्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज। हमारे बिजनेस को सबसे ज्यादा अफेक्ट करने वाला जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, कि हमारे पास कौन कौन से टाइप के फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। दूसरा होता है फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, नेक्स्ट मैनेजर पॉलिसीज, moral and commitment of human resources or working conditions, brand and corporate images, labor management relationship, technological research and development capabilities. R&D means research and development capabilities or promoters vision. Next आएगा external environment, it is of further two types. It is micro environment और दूसरा macro environment. Micro environment operating environment और macro environment general environment. ठीक है। तो माइक्रो एनवायरनमेंट में क्या रहेगा, पूर्तिकर्ता जो छोटे लेवल पे होते हैं परंतु बाह्य हमारे बिजनेस से बाहर के होते हैं। पूर्तिकर्ता हैं, ग्राहक हैं, मध्यस्थ हैं, प्रतियोगी इकाइयां, इट मीन कॉम्पिटिटर्स और पब्लिक। और मैक्रो एनवायरनमेंट जिनका लेवल वास्ट लेवल होता है और हमारे आउटसाइड बिजनेस होते हैं, वो कौन कौन से हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशियो कल्चर, टेक्नोलॉजिकल, नेचुरल, डेमोग्राफिक और इंटरनेशनल। ठीक है। नेक्स्ट आएगा इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट अब हम दोनों ये एक्सप्लेन करेंगे कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, इट मीन्स बिजनेस या कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं, या टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट या फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस एनवायरनमेंट में हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट है इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट को हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या रहेगा कि हमारा जो बिजनेस है उसको प्रभावित करने वाले उन सभी आंतरिक तत्वों को शामिल किया जाएगा जो कि हमारे बिजनेस के कंट्रोल में होते हैं। इट मीन्स जिनके ऊपर हमारे बिजनेस का कंट्रोल होता है वो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट बोला जाता है। ठीक है। ये एनवायरनमेंट संगठन के अंदर ही पाया जाता है। इसमें व्यवसाय के उद्देश्यों, प्रबंधकीय नीतियों, संगठन के विभिन्न विभागों, प्रबंध तथा संस्था के कर्मचारी या कर्मचारी, मतलब कहना क्या है, इसके अंतर्गत हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारे बिजनेस की पॉलिसीज क्या हैं, मैनेजमेंट पॉलिसीज क्या हैं, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका मैनेजमेंट, संस्था के अंदर काम करने वाले कर्मचारी, ठीक है, संस्था की छवि और उसके जो भौतिक रिसोर्सेज हैं उन सभी को ध्यान में रखा जाता है। हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट में 5 M's को शामिल किया जाता है। 5 M स्टैंड फॉर मैन, मटेरियल, मनी, मशीनरी एंड मैनेजमेंट। अगर मतलब कहना क्या होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट के जितने भी हमारे तत्व होते हैं वो सभी संस्था के कंट्रोल में होते हैं। ठीक है। इनमें मैन है, मनी, मटेरियल, मशीनरी और मैनेजमेंट। ये इनमें जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उसका एक घटक जो कि मानवीय संसाधन, इट मीन जिसको हम बोलते हैं मैन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या बिजनेस यूनिट्स की सफलता और असफलता के लिए सबसे बड़ा जो उत्तरदायी कारण होता है मैन। ठीक है। अगर मान लीजिएगा हमारे मैन पावर, जिसको हम कर्मचारी वर्ग भी बोल सकते हैं, अगर हमारा कर्मचारी वर्ग कुशल है, बहुत ही योग्यता से काम करता है, अपने काम के प्रति वचनबद्ध है,
तो ये कर्मचारी व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा, और वो सब कुछ कब होगा, जब हमारा कस्टमर कंज्यूमर ना सॉरी जब हमारा जो मैन पावर है, हमारा कर्मचारी वर्ग है, वो संतुष्ट होगा। ठीक है, अगर हमारा कर्मचारी वर्ग संतुष्ट नहीं है, उसका मनोबल कम है, तो ये कर्मचारी हड़ताल पर जा सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारे बिजनेस पर नेगेटिव इफेक्ट रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमें देखना है कि अलग अलग, तो हमें मैन पावर पे ज्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट आता है फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। वो सभी तत्व जो हमारे बिजनेस के आसपास पाए जाते हैं, व्यवसाय के बाहर होते हैं और हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, और हम जिनके ऊपर हमारे बिजनेस का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, व्यवसायिक वातावरण में उन सभी बाह्य घटकों को शामिल किया जाएगा जो कि व्यवसाय के लिए अवसर लेकर के आते हैं या फिर चुनौतियां उत्पन्न करते हैं। इट मीन्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर हमारा स्वोट एनालिसिस रहता है। स्वोट में क्या होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। जो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट होता है, वो सारा का सारा हमारे अंदर जो मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट में स्वोट एनालिसिस किया जाता है। स्ट्रेंथ और वीकनेस वो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटी और थ्रेट वो सब हमारे इसके अंदर आ जाता है कि बिजनेस के लिए अवसर कहाँ से मिलेंगे और कहाँ कहाँ हमारे बिजनेस के लिए चुनौतियां उत्पन्न करेंगे। व्यवसाय की सफलता हमारी इस बात पर निर्भर करेगी कि वह अपनी बाहरी व्यवसायिक वातावरण को समझे और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी नीतियां बनाए। ठीक है, तो रेंचे और सोहेल क्या कहते हैं, व्यवसायिक वातावरण में उन सभी बाहरी तत्वों को शामिल किया जाता है जो कि परिवर्तनशील हैं तथा जो व्यवसाय को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसमें वो सभी घटक आएंगे। इसमें सामाजिक घटक, आर्थिक, तकनीकी, राजनीतिक, सामाजिक, वो सभी घटक आ जाएंगे। अब इसको फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट होता है माइक्रो और ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, दूसरा होता है मैक्रो और जनरल एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है, व्यष्टि वातावरण। इसमें व्यवसायिक इकाई के तत्कालीन वातावरण को शामिल किया जाएगा जो कि व्यवसाय की एक्टिविटीज या उसकी कार्य क्षमता को सीधा प्रभावित करते हैं। इसमें कौन कौन हो जाएंगे, हमारे सप्लायर आ जाएंगे, हमारे कस्टमर आ जाएंगे, और मीडियोकर, मिडल मैन जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, और क्या आ जाएंगे, मार्केट इंटरमीडिएटर जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमारे इंटरनल पार्ट हो जाएंगे जिसको हम माइक्रो एनवायरनमेंट बोलेंगे। और ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट इट मीन्स बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जिनकी जरूरत होती है। सबसे पहला हम बात करेंगे सप्लायर के बारे में। सप्लायर क्या होता है बेटा, कि किसी भी बिजनेस यूनिट को बड़ी संख्या में सप्लायर की जरूरत होती है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो सप्लायर, मान लीजिएगा हमें कच्चा माल चाहिए या गुड्स एंड सर्विस गुड्स चाहिए, तो हमें कोई ना कोई सप्लायर देखना होगा कि जो हमें कच्चा माल प्रोवाइड कर सके, क्योंकि हमें अगर गुड्स का प्रोडक्शन करना है तो रॉ मटेरियल चाहिएगा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को एक और बात बताई थी कि हम सिर्फ एक और सिर्फ एक ही सप्लायर पर डिपेंड नहीं होंगे, हमें एक से ज़्यादा सप्लायर्स को हायर करना होगा। क्योंकि अगर मान लीजिएगा किसी एक सप्लायर से हमारी किसी भी टाइप की अगर कोई भी कहासुनी हो जाती है, या हमारे उसके साथ डील है, या हमारे साथ उसके रिलेशंस अच्छे नहीं होते हैं, तो वो हमें माल सप्लाई करने से बंद कर सकता है। इस अदरवाइज तो हम क्या करेंगे, दूसरे सप्लायर से माल ले सकते हैं। तो इसलिए एक सप्लायर पर डिपेंड ना होकर के दूसरे कई सप्लायर्स पर डिपेंड होना चाहिए। दूसरा होता है विश्वसनीयता, कि हमारा जो सप्लायर है वो विश्वसनीय होना चाहिए। हमारे बिजनेस का सफल संचालन कम स्टॉक रख कर भी किया जा सकता है। इसमें जरूरी नहीं है कि हमारे पास ज़्यादा स्टॉक हो तभी हमारा बिजनेस अच्छी तरह से रन करेगा। हमारे पास स्टॉक अच्छा होना चाहिए, स्टॉक चाहे कम भी हो, ठीक है, तो भी हमारा बिजनेस चल सकता है। बट हमें ये इंश्योर होना पड़ेगा कि हमारा जो सप्लायर है, जिस टाइम हमारे गुड्स की डिमांड ज़्यादा होती है, तो हमें उसी टाइम गुड्स का सप्लाई कर सके। ठीक है, नेक्स्ट होगा कस्टमर। कस्टमर बिजनेस का केंद्र बिंदु होता है। बिजनेस की, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि बिजनेस की सफलता हमेशा और हमेशा कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पर डिपेंड करती है। कस्टमर हमें अपने गुड्स एंड सर्विसेज का इस टाइप से प्रोडक्शन करना चाहिए या इस टाइप से प्रोवाइड करनी चाहिए जो कि कस्टमर की विशेषताओं के अकॉर्डिंग हो, कि कस्टमर की पसंद के अकॉर्डिंग हो, रुचि के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, इन व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर ही हमें अपना प्रोडक्ट बनाना चाहिए। हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तो ही व्यवसाय की इकाई का प्रोडक्शन कस्टमर के संतुष्टि स्तर को बढ़ाएगा। मतलब
हमें इस टाइप की यूनिट बनानी चाहिए जिससे हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करे। ठीक है, अब हमारे जो कस्टमर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे हमारा होल सेलर हो सकता है, रिटेलर हो सकता है, इंडस्ट्रियल कस्टमर हो सकते हैं, गवर्नमेंट और अदर इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, या फिर फॉरेन कस्टमर्स हो सकते हैं। ठीक है ना, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता, इस टाइप से। ठीक है, तो हमें हर एक टाइप के कस्टमर्स की नीड्स को देखते हुए और उनकी इनकम लेवल को देखते हुए, उनकी पसंद को देखते हुए हमें गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना चाहिए। अब डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिनको हमें माइंड में रखना होता है। फर्स्ट होता है कि हमारे कस्टमर की इनकम कितनी है। अब हमारे कस्टमर ऐसा तो है नहीं एक जैसी इनकम वाले हैं, हमारे कस्टमर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम किस टाइप के गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं। मान लीजिएगा हम हाई क्वालिटी वाले गुड्स की प्रोडक्शन करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हाई क्वालिटी वाले गुड्स को हाई इनकम वाले लोग ही परचेज करेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियस है जब वही परचेज करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसी लेवल का होना चाहिए और उसी लेवल की इनकम के कस्टमर्स के लिए होना चाहिए। ठीक है, अब ग्राहकों द्वारा खरीदी जाने वाली मात्रा, इट मीन्स कितनी मात्रा में हमारे कस्टमर हमारे गुड्स को परचेज करते हैं, उनका टेस्ट क्या है, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उनका एजुकेशन लेवल कैसा है, ये सारी चीजें हमें माइंड में रखनी होंगी। ठीक है, नेक्स्ट होता है मार्केट इंटरमीडियरीज, इसमें कौन कौन आएंगे, मिडलमैन जिसको हम थोक विक्रेता, फुटकर व्यापारी, डिपार्टमेंटल स्टोर वगैरह बोल सकते हैं, एजेंसीज हो सकती हैं। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी में क्या आ जाएगा कि जैसे हमारे बैंक वगैरह आ जाएंगे, मार्केट्स आ जाएंगी, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। ठीक है, और भौतिक में क्या आ जाएंगे हमारे फिजिकल इंटरमीडियरीज, इसके अंतर्गत जो हमारे वेयर हाउसिंग है, हमने अपने गुड्स को कहाँ पे स्टोर करना है। ठीक है, यातायात एजेंसी या ट्रांसपोर्ट एजेंसीज आ जाएंगी। ठीक है, कॉम्पिटिटिव यूनिट्स। अब कॉम्पिटिटिव यूनिट्स कौन सी होती हैं बेटा, जिनका हमारे बिजनेस यूनिट्स के साथ कंपटीशन होता है। ठीक है, तो बिजनेस को अपनी एक्टिविटीज को, जो हमारी कॉम्पिटिटर यूनिट्स की जो एक्टिविटीज हैं उनके अकॉर्डिंग भी एडजस्ट करना चाहिए। इट मीन्स हमारे कॉम्पिटिटर हैं वो किस टाइप की एक्टिविटीज करते हैं या कौन सी पॉलिसीज को अडॉप्ट करते हैं। तो अगर हमें अपने बिजनेस को मार्केट में टिकाऊ रखना है, टिकाए रखना है, तो हमें जो हमारे आउटसाइड बिजनेस यूनिट्स होती हैं, सेम टाइप का बिजनेस करने वाली जो यूनिट्स होती हैं, उनकी एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग भी हमें अपनी एक्टिविटीज करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल उत्पादक को अन्य मोटरसाइकिल निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है और इसके साथ साथ अन्य दो पहिया वाहनों के निर्माताओं से भी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। आजकल प्रतिस्पर्धा का स्तर बहुत बढ़ गया है और इस समय बाजार में कोई भी व्यावसायिक इकाई एकाधिकार की स्थिति में नहीं है। मतलब कहना क्या है कि अब आप यूँ देख सकते हो, या हम और एग्जांपल अगर लें, कॉस्मेटिक्स का एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, या कोल्ड ड्रिंक्स का एग्जांपल ले सकते हैं, शैम्पू है, इस टाइप से एग्जांपल ले सकते हैं। इनमें क्या है, इतनी सारी कंपनीज आई हुई हैं कि मतलब हमारे जो प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा हैं कि आपस में कंपटीशन इतना हाई होने की वजह से कस्टमर खुद से ही है ये क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि वो कौन से प्रोडक्ट को परचेज करे, कौन से प्रोडक्ट को नहीं। तो ऐसे ही हमें हमारे मार्केट के अंदर जब हमारी कंपनी है उसको ये देखना है कि हमारे प्रोडक्ट की कंपटीटर कंपनी कौन सी है। ठीक है, वो क्या पॉलिसी अडॉप्ट कर रही है, क्या वो अपने प्रोडक्ट पे डिस्काउंट दे रही है, या फिर आपके प्रोडक्ट, या फिर क्या कर रही है, अपने प्रोडक्ट पे डिस्काउंट के साथ साथ और भी कोई फ्री गिफ्ट दे रही है। तो अगर दूसरी कंपनी इस टाइप की पॉलिसीज को अडॉप्ट कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है हमें भी अपने प्रोडक्ट की मार्केट को बढ़ाने के लिए इस टाइप की पॉलिसीज को अडॉप्ट करना पड़ेगा ताकि हम मार्केट में टिके रहें और हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो कम ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, पब्लिक। अब पब्लिक क्या होती है, पब्लिक ऐसे समूह को कहेंगे जिनका बिजनेस में एक्चुअल और पोटेंशियल इंटरेस्ट होता है। ऑब्वियस सी बात है पब्लिक के बिना तो कोई बिजनेस क्या है, स्टैंड ही नहीं कर सकता। ठीक है, ये क्या होता है, ये ग्रुप अपने हितों के लिए व्यावसायिक इकाई को प्रभावित करता है। अब ये जो पब्लिक है, पब्लिक में किस टाइप की पब्लिक आती है, फर्स्ट आता है मीडिया पब्लिक, दूसरा होता है लोकल पब्लिक। ठीक है, जो मीडिया पब्लिक है इसमें क्या आएंगे, न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल्स आएंगे। ठीक है,
क्योंकि कोई भी रिपोर्ट वगैरह आती है वो या तो मैगजीन में या न्यूज़पेपर्स वगैरह में छपती है, जिससे क्या होता है हमारे बिजनेस की छवि है वो अच्छी और बुरी बन सकती है। ठीक है, ये हमारे बिजनेस की छवि है, जैसे न्यूज़पेपर हैं या टीवी चैनल्स हैं, ठीक है, न्यूज़ चैनल्स हैं, उनके थ्रू हमारे बिजनेस की क्या होगी, इमेज इंक्रीज होगी। नेक्स्ट होगा लोकल पब्लिक। स्थानीय जनता में व्यावसायिक इकाई के आसपास रह रहे लोगों को भी शामिल किया जाएगा। इट मीन्स हमारी बिजनेस यूनिट के आसपास कौन किस टाइप के लोग रह रहे हैं, क्या वहाँ का जो वातावरण है प्रदूषित है। व्यावसायिक इकाइयों ने जितना के द्वारा जो फैलाया गया है जो प्रदूषण स्थानीय जनता को प्रभावित करेगा। स्थानीय जनता के दबाव में कई बार ऐसा होता है कि व्यावसायिक जो यूनिट्स होते हैं उनको अपना प्रदूषण फैलाने वाला कार्य बंद करना पड़ता है। इट मीन्स हमें जब हम अपने बिजनेस को लगा रहे होते हैं तो हमें ये देखना होता है कि इससे हमारी स्थानीय जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर उसे नेगेटिव अफेक्ट पड़ रहा है तो क्या होगा कि जनता के दबाव में आकर के वो उस बिजनेस यूनिट को बंद भी करना पड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट होगा मैक्रो एनवायरमेंट। मैक्रो और जनरल एनवायरमेंट ऑफ स्टडी बिजनेस, इसमें क्या क्या आएंगे, हमने पढ़ा था कि इसमें हमारा सबसे पहला वातावरण आएगा इकोनॉमिक एनवायरमेंट। इकोनॉमिक एनवायरमेंट क्या होता है, उन सभी आर्थिक तत्वों से है जिनका बिजनेस के संचालन पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हमारी आर्थिक व्यवस्था कैसी है, हमारी आर्थिक नीतियाँ क्या हैं, अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसी है। ठीक है, आर्थिक स्थितियों में क्या आएगा कि हमारे जो संस्था के मतलब हमारे समाज की जो जनता है उसका आय स्तर कैसा है, इट मीन्स इनकम लेवल क्या है, और इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। इट मीन्स बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं या बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं या फिर ऑल टाइप ऑफ पीपल्स हैं। मांग की प्रवृत्ति कैसी है, बिजनेस का जो लाइफ जो बिजनेस साइकिल है वो किस टाइप से चल रहा है। तो ये है, यदि अर्थव्यवस्था में तेजी की स्थिति पाई जाएगी तब इससे मांग बढ़ जाएगी। मान लीजिएगा अगर इनकम लेवल हमारा ठीक है या मतलब ऑल टाइप ऑफ पीपल्स आर इक्वल, या फिर ऐसा है कि हमारे जो हम जिस टाइप का प्रोडक्ट बना रहे हैं उस टाइप का प्रोडक्ट है वो आम जनता के लिए है, तो उस केस में क्या होगा, तो इनकम लेवल कम होगा तो भी वो अपने हमारे प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमिक पॉलिसीज। आर्थिक नीतियां सरकार द्वारा बनाई जाएंगी, इन नीतियों का व्यवसाय के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। सरकार की द्वारा बनाई गई नीतियां हैं उनसे हमारे बिजनेस पे किस प्रकार का फर्क पड़ रहा है। ये नीतियां विभिन्न प्रकार के बिजनेस पर अलग अलग टाइप से प्रभाव डालेंगी। ठीक है, जैसे है कि मान लीजिएगा अभी सरकार की नीति ऐसे हो सकते हैं कि टैक्स बढ़ा देना। अगर टैक्स बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, इनकम लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा हमारे बिजनेस के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट होगा अन्य आर्थिक तत्व। आर्थिक वातावरण में अधोसंरचनात्मक सुविधाओं, इट मीन्स हमारे जो इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर क्या आएगा कि हमारे सड़कें, रेलवे। ठीक है, अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बेटा जी इसके अंदर होता है जो निर्माणी कार्य होते हैं, जैसे सड़कों का निर्माण करना, रेलवे हैं, यातायात सुविधाएं हैं, लाइट है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज हैं, इन सबको शामिल किया जाता है। इसमें बैंक, बीमा कंपनी और मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार को भी शामिल करेंगे। कहने का मतलब क्या होता है, इन सभी बिजनेस यूनिट्स को चलाने के लिए हमें बैंकिंग फैसिलिटीज चाहिए, इंश्योरेंस फैसिलिटी चाहिए। ठीक है, तो ये सभी भी हमारे अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा होगा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर हमारा सरकार का क्या राजनीतिक दृष्टिकोण है। ठीक है, हमारे बिजनेस के ऊपर, जैसे आजकल क्या है, हमारा कोरोना महामारी का टाइम टेबल चल रहा है, टाइम चल रहा है, इसके दौरान क्या है, बहुत सारे जो बिजनेस यूनिट्स हैं सही राजनीति मतलब व्यवस्था ना होने के कारण, फेवरेबल इकोनॉमी जो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस ना होने के कारण बहुत सारे बिजनेस यूनिट्स हैं वो बंद हो गई हैं। दूसरा है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राजनीतिक स्थिरता। बार बार सरकार चेंज होती जा रही है, हर बार सरकार चेंज होगी तो इससे क्या होगा, सरकार के ऊपर वातावरण मतलब बार बार सरकार चेंज होगी तो इससे क्या होगा, हमारे व्यवसाय के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हर बार जो नई सरकार आएगी वो नई पॉलिसीज बना देगी, इससे क्या होगा, हमारा जो बिजनेस है वो स्टेबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट होगा देश के अन्य राष्ट्रों के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं, अदर कंट्रीज के साथ अगर हमारे रिलेशन अच्छे हैं तो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छा होगा। जैसे अब हमारे चाइना के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है, जो ये कोरोना आया था तो उस टाइम पे कहाँ पे हम स्टार्टिंग में ये बोला जाता है कि चाइना की साइड से आया था। ठीक है,
तो उसके साथ हमारे रिलेशन अच्छे ना होने की वजह से आज हमें महामारी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार द्वारा दी जा रही कल्याणकारी क्रियाएं, इनमें सरकार है हमारी पब्लिक के लिए, हमारे बिजनेस के लिए कोई किस टाइप की वेलफेयर एक्टिविटीज कर रही हैं। ठीक है, केंद्र व राज्य के मध्य संबंध किस टाइप के है, तो ये सब एक्टिविटीज हैं जो कि हमारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। इसमें क्या रहेगा, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के अंदर अंतर्गत, क्योंकि जो हमारा बिजनेस होता है वो इस समाज का ही एक अंग होता है। जब तक मतलब हमारे बिजनेस को समाज अफेक्ट करता है और समाज को हमारा बिजनेस, मीन्स व्यवसाय और समाज दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण व्यवसायिक वातावरण का एक बाहरी अनैतिक घटक है। इसके अंतर्गत हमें देखना होता है कि लोगों का कार्य के प्रति दृष्टिकोण कितना है। इट मीन्स हमारे समाज के अंदर जहाँ पे हमारा बिजनेस है वहाँ के लोगों का दृष्टिकोण कैसा है काम के प्रति। क्या वो कामचोर हैं या फिर वो काम के प्रति बहुत ज्यादा लगनशील हैं। दूसरा उनकी पारिवारिक व्यवस्था कैसी है, जाति धर्म कैसा है। ठीक है, विवाह उनका शिक्षा का स्तर क्या है, वैवाहिक आदतें, ये इस टाइप से उनके रीति रिवाज वगैरह, ये सारी चीजें क्या होंगी हमारे सामाजिक वातावरण का हिस्सा होंगी। ठीक है, इसमें हमें अपने व्यवसाय को अगर आगे मतलब व्यवसाय को अफेक्ट करेंगे तो ये सारी जो आदतें हैं या ये सारे तत्व हैं बहुत ज्यादा अफेक्ट करेंगे। संस्कृति में अगर किसी भी टाइप का कोई बदलाव आता है तो वो लोगों के दृष्टिकोण, उनके सामाजिक वैल्यूज, सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक व्यवस्थाओं आदि इन सभी को प्रभावित करेगा। संस्कृति इट मीन्स हमारा जो संस्कृति का मतलब क्या होता है कि हम किस प्रकार के धर्म व्यवस्था या हमारे आसपास की संस्कृति कैसी है। ठीक है, संस्कृति समाज में रह रहे लोगों के सोचने और आपसी व्यवहार के ढंग को प्रभावित करती है। इट मीन्स हमारे आसपास का वातावरण कैसा है, हमारे लोगों की आपस में कार्य करने की उनका का जो ढंग है, उनकी आदतें हैं वो किस प्रकार की हैं। ठीक है, ये कहते हैं ना कि जैसा देश और वैसा भेष, बोला जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जिस टाइप के हम वातावरण में रहेंगे उसी प्रकार की आदतें हमारे अंदर आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट होगा फिर हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजी विज्ञान व अन्य वैश्विक ज्ञान को व्यावहारिक कार्यों के लिए प्रयोग करने को कहेंगे। मीन्स हमारे इसके अंतर्गत क्या रहेगा कि हमारे बिजनेस जो एक्टिविटीज हैं, व्यवहारिक कार्य हैं, वे सुव्यवस्थित ढंग से किए जाएंगे। टेक्नोलॉजी के विकास से लोगों का जीवन को बचाया है, मनुष्य के सुख साधनों के लिए बिजली का निर्माण किया है। क्योंकि देखो आजकल हमारे आसपास इतनी सारी चीजें हैं जो पहले नहीं होती थी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती चली गई उसके अकॉर्डिंग हमारी सुख सुविधाएं और हमारा जीवन का जो स्टैंडर्ड है वो भी change होता चला गया। ठीक है, अब देखा होगा पहले लाइट नहीं होती थी, बहुत कम होती थी, अब लाइट हर घर में होती है। फिर उसके बाद इन्वर्टर आया कि अगर लाइट चली जाती है तो भी हमें लाइट चाहिए तो उसके लिए इन्वर्टर आया। फिर ऐसे ही पहले फोन नहीं थे, फिर फोन आए और आजकल एंड्रॉइड फोन आ रहे हैं। हम घर यहाँ बैठे पढ़ भी सकते हैं। पहले ऐसे फोन होते थे सिर्फ हम फोन सुन सकते थे और बात कर सकते थे, परंतु आजकल है हमारे टाइप का फीचर्स इसमें, किसी भी टाइप की कोई भी एक्टिविटीज देख भी सकते हैं और काम कर भी सकते हैं। ठीक है, आज व्यक्ति जिन वस्तुओं का प्रयोग कर रहा है वह पहले उनका प्रयोग नहीं कर रहा था। ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ है, टेक्नोलॉजी की हेल्प से हुआ है। ठीक है, कंप्यूटर आए, इंटरनेट आए। ठीक है, तो ये सब कुछ टेक्नोलॉजी की वजह से है। टेक्नोलॉजी में चेंज से हमारे बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट होगा नेचर एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। इसमें क्या होगा, प्राकृतिक और भौतिक वातावरण के अंतर्गत हमारे मौसम संबंधी स्थितियाँ कैसी हैं, टेम्परेचर कैसा है, वर्षा की मात्रा कितनी है। ठीक है, और समुद्र से हमारे बिजनेस की दूरी कितनी है। तो ये सब कुछ अलग अलग टाइप के बिजनेस के लिए अलग अलग वातावरण की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे चीनी उद्योग की स्थापना उन क्षेत्रों में की जानी चाहिए जहाँ गन्ने की उपज ज्यादा है। मान लीजिएगा हम चीनी उद्योग लगाना चाहते हैं तो हमें ऐसी जगह पे लगाना चाहिए जहाँ पे गन्ना बहुत ज्यादा मात्रा में होता हो। जहाँ पे गन्ना नहीं होता
और हम वहाँ पे चीनी उद्योग लगाते हैं तो इससे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें लेबर नहीं मिल पाएगी। इसी प्रकार से चावल निकालने वाली जो मिल होती हैं वो ऐसे स्थान पर लगाएं जहाँ पर धान की मात्रा है वो ज़्यादा मात्रा में हो। ठीक है, तो ये सब क्या है कि हमारा नेचुरल और फिजिकल एनवायरनमेंट होता है। नेक्स्ट होगा